तो कुपोषण को लेकर के कोई रेफर वगैरह कभी बात हुई है वहाँ आंगनवाड़ी सेविका या सहिया या जो भी लोग हैं? इनका को पता है कुपोषित हैं? चेकअप करने का नहीं नहीं, चर्म रोग से कुपोषित है बच्चा। अच्छा ठीक है दीदी, तो हम लोग अगले साथी के पास जाते हैं। ठीक है। हेलो, हाँ दादा, पश्चिम सिंहभूम सोनवा से बोल रहे। हाँ बताइए, इसके हाँ, बाद पाकुड़ के लोग तैयार रहेंगे। हाँ, यहाँ सोनवा ब्लॉक पंचायत देवाबेन बड़ा राम से है, याद रख रही है। आवाज नहीं आ पा रहा है सालुका जी। हाँ दीदी बोल रही है। हेलो हाँ हेलो हेलो सर, हम बैठे हुए हैं सर, इंतजार में, खाना बनाना जाएगा सर, जल्दी बात कर लीजिए। हाँ हेलो। हाँ हेलो, हाँ बताइए। मेरा नाम अमिता। हेलो। हाँ तकनीकी कारणों से लगता है नेटवर्क, लोग बोलना चाह रहे हैं उसी समय कट जा रहा है। हेलो सर। हेलो। हाँ राजेश जी बोल दीजिए, एक बार तो आपका मौका आया था। जी सर, जी 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 सर, बात कीजिए। मौका नहीं सबों को जोहार। मेरा नाम ग्राम विश्रामपुर टोला बरवाहा, गढ़वा जिला से बोल रहे हैं। आवाज आ रही है? हाँ दीदी बता। हाँ बताओ। 2020 से हम लोग को नहीं मिल रहा है राशन। आखिरी बार कब मिला था और किसको मिलना चाहिए? अभी एक छोटा बेटी हो गई, फिर मिलबे नहीं किया, और पहले 2 ठू थे, तो बाबू को कुछ दिन मिला और फिर नहीं मिला बाद में। कितना बड़ा है, कितना साल का है बाबू? अब अक्टूबर में 2 साल का हो जाएगा, और एक ठू अभी मैया है, उसका साल महीना भी नहीं हुआ है, 1 महीना भी 10 दिन के बाद अच्छा, हो दोनों जाएगा। दोनों को नहीं मिल पा रहा है। उसको मिला था थोड़ा 2-3 महीना, फिर नहीं मिला। और अभी पूछते हैं दीदी लोग से, तो बोलती है कि आधार कार्ड बनवाएगी तब मिलेगा। अच्छा, राशन लेने के लिए आधार कार्ड कौन मांगता है, सेविका? हाँ, बच्चों का आधार कार्ड खोजती है, तो हम बोले कि जो बड़ा है उसका नाम मिलेगा, और जो अथी गर्भवती में है उसका कहाँ से मिलेगा, गर्भ में है उसको कहाँ से हम लोग आधार कार्ड देंगे। सही सवाल उठा रहे हैं दीदी। तो फिर ठीक है दीदी, हमारे और कुछ साथी हैं जो समय के अभाव के कारण अपनी बात नहीं रख पाएंगे, तो आपकी बात हम लोग सुन लिए। ठीक है सर, देवघर से महिला बोलना चाह रही है सर। हाँ हम बात करवा दीजिए। हाँ मोतीलाल जी बात करवाइए, क्या दिक्कत है? हलीमा खातून। हाँ हलीमा जी, 2 ठो मोबाइल एक ही जगह किए हैं, इसीलिए आवाज इको कर रहा है। हलीमा खातून बोल रहे हैं। हलीमा खातून। 2 ठो मोबाइल में से कनेक्ट हुए हैं, इसीलिए ये आवाज आ रही है। हलीमा खातून देवघर से बोल रहे हैं। हलीमा खातून देवघर से बोल नेट रहा को बंद करना पड़ेगा। हलीमा खातून देवघर से बोल रहा ये हलीमा हाँ खातून अभी सुनाई दे देवघर रहा है, बताइए हलीमा जी। बोलिए, कहिए कब से राशन मिला? राशन कब से मिला, कब तक मिला? जनवरी
जनवरी के बाद नहीं मिला है? नहीं, अच्छा, क्या बेबी है, गर्भवती है, किसको मिलना चाहिए था? 6 माह हाँ? 6 महीने 6 से 3 माह के अंदर में बच्चा है इसका। नहीं, सामने जो है हालिमा, तो 6 से 3 बोल रहे हैं, कोई एक महीना बताइए निश्चित कि कितना साल का बेटा है या बेटी है? 7 महीना हुआ। 7 महीना। हाँ। उसके नाम से एक बार भी मिला है कि नहीं मिला है? एक बार जनवरी। अच्छा, जनवरी महीना में मिला था इसी साल। हाँ। उसके बाद से नहीं मिला है। क्या बोल रही है वहां सेविका? हाँ। जनवरी के बाद नहीं मिला। सेविका से कोई बात हुई? क्या बोल रही हैं सेविका कि क्यों नहीं दे रहे हैं? याद ही नहीं किया। बोलता कि आपने नहीं किया। हाँ। अच्छा, ठीक है मोतीलाल जी, हम लोग अगले लाभू के पास पहुंचते हैं। रामचंद्र काफी देर से हाथ उठाए हुए थे। बात करिए या बात बताइए, या कोई है तो उनसे बात कराइए। रामचंद्र। हाँ दादा, हम सोनवा से बोल रहे हैं दादा। जी बताइए। हाँ दादा, हम यहाँ आए हुए हैं, 2 दीदी बैठी हुए मेरे सामने, तो वो अपना बात हाँ। रखेगी। जी। अजी में हो तकेगा जी। और काजी में 3 साल हुआ होता ना, लेकिन आंगनबाड़ी की दीदी काजी जना चाहिए का नाम होते काजी में जी। अले बाबू मरांडी 4 साल हुबा ओतना का 5 साल 3 साल हुबा ना 3 साल से का ना तना नीति। अच्छा, नेन जून 3 साल बेटा किदा 3 साल हुबा ना का ना मिया निकल लिया। तो दादा, इनका ये कहना है कि आंगनबाड़ी दीदी बोली कि एक उनका जून महीना में 3 साल पूरा होने वाला है। ये बच्चा 3 साल जून महीना में पूरा हो गया, तो आंगनबाड़ी दीदी का कहना है कि इसके बाद इनको नहीं मिलेगा राशन। 3 साल हो गया तो नहीं मिलेगा। और एक बच्चा ये है, उन्हीं दीदी का बच्चा है। ये बच्चा है, ये अभी 5 साल होने वाला है, ठीक ना? हाँ। तो ये 3 साल के बाद इनको नहीं दिया जा रहा है। दीदी का आंगनबाड़ी दीदी का कहना है कि ये 3 साल हो गया, इसको नहीं मिलेगा, ऐसा है। जी जी, तो बहुत स्पष्ट है कि 3 साल पूरा हो गया इसलिए नहीं मिलेगा, ये आंगनबाड़ी सेविका का कहना है। ये दोनों बच्चे वीडियो में आए थे। हाँ। उनको नहीं मिलने का बात सेविका द्वारा कहा जा रहा है। जी जी। थैंक यू रामचंद्र। हेलो सर। मीटिंग हो रहा है। हेलो सर। कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो। हेलो हेलो। वही बोले मुर्गा खाना है बोल। हाँ अरे मुर्गा सुनिए, 24 को अलग कर देना। हेलो। वंदना देवी कुछ बोल रही है या भिखू? हाँ हाँ हाँ, वंदना देवी थोड़ा बता दीजिए तो अपनी बात। बताइए। अपना नाम पता के साथ में। नाम बताइए अपना पहले। नाम वंदना देवी। हाँ। पंचायत धनबय। बोलिए ना, राशन मिला है कि नहीं मिला है? हाँ, राशन नहीं दिया है। पूरा स्पष्ट बताइए। बताबो ना बात की होला। जब कितना दिन से राशन बाकी है? राशन 1.5 साल से ना दे हमरा। 1.5 साल से ना दे छी तोरा। आरो की प्रॉब्लम छै बताबो। तो 1.5 साल का बेटा है, बेटी है, उसको नहीं मिल रहा है।
वंदना के साथ जो है वो एक बार अपनी बात बता दें तो क्या कहना चाह रही थी, ठीक से नहीं सुन पाए लोग। इनका कहना है कि सर अब 1.5 साल से इनको जो है ना इनका राशन नहीं मिल पाया है। जी 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 ठीक है। ये एक भीखू हाथ उठाए हैं, धनभाई पंचायत बिशनपुर की है ये भीखू हाँ जी अपनी सर। बात रखेंगे क्या? रखिए ना, पूछिए ना तो। भीखू अगर बोलो ना अपनी बात जब रखेंगे तो। हाँ हेलो हेलो जी बताइए। हेलो सर, मैं जमशेदपुर से हूँ जोहार। हेलो हाँ सुनाई दे रहा है, अपनी बात रखिए। हेलो सर, मैं इस टीम से हूँ और हमारे साथ गोलमुड़ी कम जुसलाई जो प्रखंड है वहाँ के 2 आंगनबाड़ी केंद्र की दीदी कुछ हमारे साथ में है जो अपनी बात को रखना चाहती है। आइए। बोले देखिए तो वहाँ बोले ना चाहिए। हाँ उसका मेरा नाम पूजा देवगन है और मेरे बाबू को पूरा 2 साल 8 महीना हो गया है, उसको राशन टिकट नहीं मिला है। हाँ दीदी बताइए। आधार कार्ड बाबू को बनेगा तभी जाके राशन मिलेगा आपको। अच्छा बाबू का कहा जा रहा है कि आधार कार्ड बनेगा तभी राशन मिलेगा। सबीना जी एक बार भी नहीं मिला है और जन्म से पहले मेरे को भी नहीं मिला है। अपनी तरफ से एक बार बता दीजिए। हम लोग इतना समझ पाए कि आधार कार्ड नहीं है इसलिए नहीं मिल पा रहा है उसका राशन। और एक आंगनबाड़ी केंद्र दिखती है हम लाल कन्याज को। अच्छा अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम कुलदीप चमन है। पंचायत का नाम है सुपड़म। राशन नहीं मिल बात रहा रखने बोलिए उषा जी। 8-9 महीना से नहीं मिल रहा है। 8-9 महीना हो गया है, नहीं मिल रहा है। जी रजिस्ट्रेशन है आंगनबाड़ी में? हाँ है। दीदी आंगनबाड़ी में आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है? हाँ। अच्छा ठीक है दीदी, आपकी बात सुन ली गई है। और एक है रखना चाह रही है। हाँ ठीक है उषा जी, उसको भी अपनी बात रखवा दीजिए। नाम सविता सिद्धू है और गाँव टुकड़ा। हाँ बताइए दीदी। जब हम 2 बार मिला था और जब से हुई है तब से बाद नहीं मिला। उनका कहना है कि जब ये गर्भवती थी तब उस समय मिला था 2 बार, उसके बाद से अभी बच्चा जब हुआ है उसके बाद एक बार भी नहीं मिला है। ये 10 माह का हो गया। वो गोद में कितना साल का बेटा है कि बेटी है? 10 माह की बेटी है ये। 10 माह की बेटी है, इसको नहीं मिल पा रहा है। गर्भवती थी तब इसको मिला था और उसके बाद नहीं मिला है। जी 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 आपकी बात समझ में आ गई है। ठीक है उषा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी अपनी कुछ बात जोड़ना है तो बता दीजिए। यहाँ जो हमारा एरिया है इसमें एक आंगनबाड़ी केंद्र है जो साउथ सरजंगा में पड़ता है। वहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं उनको राशन नहीं मिल रहा है। जो 3 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको नहीं मिल रहा है। लेकिन जो आंगनबाड़ी जाते थे जो बच्चे वहाँ शिक्षा के लिए, तो उन बच्चों को अभी पिछले सप्ताह ही घर घर आकर के वो बांटी है जिसमें चावल, उड़द दाल और आलू जो है वो दिया गया था। लेकिन जो बच्चे छोटे हैं उनको नहीं मिल रहा। जी जी शुक्रिया, नमस्ते। तो अब हम लोग यहाँ पे
बात आगे बढ़ाने के लिए, चूंकि सबों की बात काफी सुनी गई है और सबने कहने की कोशिश किया है, और ऑल ओवर झारखंड में जो परिस्थितियां है उसमें आईसीडीएस में समस्या निकल करके आ रही है। कमोबेश यही स्थिति होगी। जो और आज बोलने से रह गए हैं उनकी बातें भी सर्वे में रिकॉर्ड की गई है। तो हम लोग कई तरीके से अपनी बात को यहाँ तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। अब हमारे बीच में जो जूरी के रूप में, मतलब साधारण भाषा में कहें तो जज के रूप में या इस तरह के मामलों को देखने, नजदीक से देखने वालों में है, तो उनसे हम लोग सुनते हैं कि ये जो सर्वे रिपोर्ट आया है और उसके बाद अभी लोगों की बातें सुनी गई है और लोगों ने अपनी बातें रखे भी, कई साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। अब जूरी मेंबर के सभी सदस्यों से बारी बारी से आग्रह करेंगे। और इसमें भी बलराम जी हमारे बीच में मौजूद है जूरी मेंबर के रूप में भी। और ये एक लंबे समय तक जो सुप्रीम कोर्ट में केस चला, करीब 16 सालों तक, उस केस में ये राज्य के सलाहकार सदस्य के रूप में उस केस में मदद करते रहे थे और वो इन सारी योजनाओं को काफी नजदीक से देखने की कोशिश किए हैं, उस दौरान भी और उसके पहले भी। और झारखंड में जो स्टारवेशन डेथ चाहे कुपोषण का मामला है उसको लगातार उठाते रहे हैं। तो अब मैं बलराम जी से आग्रह करता हूं कि वो झारखंड के संदर्भ में जो पॉलिसी गैप्स है, जो जमीनी हकीकत है, उनको संदर्भ रखते हुए अपनी बात रखें। बलराम जी। ठीक, सबको जोहार। आवाज ठीक है? आ जा रही ना? तो आज इस कार्यक्रम में ये सोशल ऑडिट का जो प्रोसेस चला और आज सुनवाई, ये बहुत महत्वपूर्ण सर पाकुड़ का अगर सुन ले तो अच्छा होता। म्यूट है। अमूमन इस तरह का पहल में सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए, पहल करनी चाहिए, और या कम से कम सरकार के लोग, विभाग के लोग के लिए एक मौका होता है, एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने काम का लोगों में क्या असर है और एक तरह से उसको आईना के रूप में देखना चाहिए। उसको एक फीडबैक का एक मौका है कि हमारा कार्यक्रम किस तरह से चल रहा है। लेकिन यहाँ विभाग से या सचिवालय से, निर्देशालय से, खाद्य आयोग से या पोषण मिशन से, ऐसे जिन लोगों को जिम्मेवारी है उनमें से कोई भी उपस्थित नहीं होना मेरे समझ से ये झारखंड के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। लेकिन मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो बातें आज हो रही है और जो राज्य की स्थिति उभर के सामने आई है, इस बात को उन तक उनको अवगत कराना बहुत जरूरी होगा। पिछले 2 साल से, बल्कि 1 साल से कोरोना का प्रभाव और उसके पहले भी पोषाहार की स्थिति झारखंड में ठीक नहीं रही है और वो इस आपके इस सर्वे रिपोर्ट में भी सामने आया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये देखेंगे कि लगातार हर साल आप अगर बजट को देखेंगे तो 99% बजट का यूटिलाइजेशन हो जाता है। और हर साल हम ये देखते हैं कि काफ़ी संख्या में लोग ये बात करते हैं कि हमको ये सुविधा नहीं मिली, राशन नहीं मिला, सेवाएं नहीं मिली, और बजट का यूटिलाइजेशन 99% से ज़्यादा हो जाना, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और मुझे लगता है कि ये बात विभाग के लोगों को, सरकार के लोगों को मालूम है, इस वजह से भी इस तरह की पहल करने में हिचकिचाहट होती है। अभी जो बातें सामने आई और इस क्रम में मैं विभाग में गया भी और निदेशक से भी मिला, तो ये बात की जो THR तो बंद है, ये सरकार के विभाग के लोग भी स्वीकार कर रहे हैं। तो पूरे राज्य में
THR जिसमें गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं और छोटे बच्चों के लिए जो प्रावधान है वो बंद है। लेकिन जब चल रहा था उस समय में, कभी आज जो रिपोर्ट आई उसमें जब ये चल रहा था तब भी लोगों को नहीं मिल रहा था। तो ये एक गंभीर बात है। और इसमें हम देखेंगे, अगर एक्ट के हिसाब से भी देखें तो अध्याय 8 में केंद्र सरकार की जो भूमिका होनी चाहिए, जो राज्य सरकार की भूमिका होनी चाहिए, जो आयोग की भूमिका होनी चाहिए, इन लोगों ने अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं किया है। ये आज के इस रिपोर्ट से पता चलता है। दूसरा, जो कुक मील, जो पका हुआ खाना खिलाया जाना चाहिए था वो नहीं चला है, लेकिन उसके जगह पे सूखा राशन देने का प्रावधान किया गया है 6 महीने से 3 साल से 6 साल के बच्चों, जिसमें सूजी है, जिसमें चीनी है, मूंगफली है, घी है, चावल, दाल, ईटेबल ऑयल और घी है। तो ज्यादातर जगह पे पता चला जहाँ पे मिला है वहाँ पे सिर्फ चावल और दाल, और कहीं कहीं मुढ़ी और कुछ और मिलने की। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि अभी हम सब जान रहे हैं पूरा दुनिया और देश कोविड-19 के प्रभाव में है, और लगातार विशेषज्ञ ये कहते रहे हैं कि जो थर्ड वेव होगा वो ज़्यादा बच्चों को प्रभावित करेगा। झारखंड में अगर कुपोषण की स्थिति देखें तो समझ में आता है, जो आपके रिपोर्ट में भी आया। और ऐसे स्थिति में सब चीज खुल जाना, लेकिन आंगनबाड़ी 1 साल से बंद रहना, और आंगनबाड़ी में अगर हम ग्रोथ मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, बच्चों का स्वास्थ्य जांच नहीं कर रहे हैं, काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं, काउंसलिंग का जो कोरोना के बारे में भी बात करना, कोविड टीकाकरण के भी बारे में बात करना, तो सबसे अच्छा और सबसे नज़दीकी जो जगह होना चाहिए वो आंगनबाड़ी केंद्र होना चाहिए। तो कोविड से निपटने के लिए सबसे प्रभावी व्यवस्था आंगनबाड़ी का हो सकता था, लेकिन आंगनबाड़ी नहीं चल रहा है। और आंगनबाड़ी में हम सरकार के पास में कोई आंकड़ा नहीं है कि कुपोषण का स्तर क्या है। तो जो आंकड़ा हम कोट करते हैं वो 4 साल 5 साल पहले का आंकड़ा कोट करते हैं। तो ऐसे स्थिति में हम ये देख रहे हैं, सरकार ने जो बजट पास किया उस बजट में प्रावधान किया बच्चों को आंगनबाड़ी में अंडा देने का, और सरकार के निर्णय होने के बाद भी विभाग अभी तक वो शुरू नहीं कर सका। तो कानून के हिसाब से अगर हम ये बात करें तो इतने समय का जिन लोगों को नहीं मिला या कि पूरे आबादी को नहीं मिला, तो ये सबका कैश कंपनसेशन का प्रावधान को पूरा करना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण जो मुद्दा उभर के आया कि आंगनबाड़ी में 6 महीने के बच्चे तक का, कि इसलिए उसको नहीं मिलेगा, या 3 साल के बच्चे या 2 साल के बच्चे, तो इसलिए उसको नहीं मिलेगा कि उसका आधार नहीं है। तो ये भी एक नई और बहुत महत्वपूर्ण बात उभर के आई कि डिनाइल का किस किस तरह का बहाना बनाया जाता है, किस किस तरह का कारण बनाया जाता है लोगों को अपने जो अधिकार है उससे वंचित करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये जो बातें हुई है ये एक महत्वपूर्ण समय में और महत्वपूर्ण पहल के रूप में है, लेकिन इसको यहाँ छोड़ना नहीं चाहिए। और ये ऐसे तो ये मामला कोर्ट को संज्ञान लेने की है, कोर्ट में जाने की है, कि जिसमें केंद्र सरकार ने अपनी भूमिका नहीं निभाई है, राज्य सरकार ने अपनी भूमिका नहीं निभाई है, जो निगरानी समिति है उसने अपनी भूमिका नहीं निभाई है, जो खाद्य आयोग है उसने अपनी भूमिका नहीं निभाई है। तो इन सब को किसी न किसी रूप में जवाब देना चाहिए और इनसे सवाल तलब करना चाहिए। तो मैं अभी इतना ही बात करूंगा। आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बलराम जी। हम पहले झारखंड से जो हमारे जूरी मेंबर है उनको सुन रहे हैं ताकि वो संदर्भ भी हमारे बाकी पैनलिस्ट को समझ में आए। डॉक्टर सुनीता कात्यायन यदि हैं
वो झारखंड बाल अधिकार आयोग के सदस्य भी रहे हैं और पेशे से मेडिकल प्रोफेशन में होने के कारण कुपोषण और उसका बच्चों पे होने वाले प्रभाव को बढ़िया ढंग से आकलन करती हैं और वो बता पाएंगे कि इससे जो आने वाली स्थिति है वो और कितनी बदतर होगी। वो क्या समझते हैं, उनकी राय के लिए डॉक्टर सुनीता कहते हैं। सुनीता जी हैं? डॉक्टर सुनीता है? दीपक, डॉक्टर सुनीता है? डॉक्टर सुनीता आर यू देयर? अच्छा, मैं चेक कर रहा हूँ। अब डॉक्टर सुनीता इमरजेंसी में थी और वार्ड में, फिर भी बीच में जुड़ रही थी। हम जब वो जुड़ेंगे उनसे सुनेंगे। हमारे साथ डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी हैं जो कुपोषण को लेके काफी काम कर रहे हैं और अभी एक उन्होंने हैं। सुनीता जी हैं? हाँ, सुनीता कहते हैं जी, कैन यू हियर मी? आपके कमेंट्स के लिए वी आर वेटिंग। सुनीता जी, डॉक्टर सुनीता कहते हैं। अच्छा, प्रशांत को बोलने दीजिए और सुनीता से फोन। सुनीता जी आ जाएंगे। मैं डॉक्टर प्रशांत से आग्रह करूंगा कि इस स्थिति में, जिस स्थिति में अभी हम पा रहे हैं झारखंड को, क्या हमारे लिए चुनौतियां हैं और कैसे इस पे हम काम करें और सरकार को क्या करना चाहिए। डॉक्टर प्रशांत प्लीज। जोहार आप लोगों का। सुनकर बहुत दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया। डॉक्टर प्रशांत, हमारे पास के राज्य में बच्चों को प्लीज अनम्यूट। Dr. Prashanta, you are mute. Please unmute yourself. Unmute yourself, Dr. Prashant. You want me to unmute? Yes, thank you. Yes. ये सब फाइंडिंग्स और टेस्टिमनी फील्ड से सुनकर दुख बहुत हुआ और गुस्सा भी बहुत आया कि किस तरह से हम दूसरे देश से कोविड का दवाई मंगाने का बात करते हैं हमारे नेता लोग, और यहाँ जब बच्चे चिल्ड्रन आर स्टार्विंग इन दिस स्टेट। ये बहुत ही शर्म का बात है। हमारे पास के राज्य में हम जानते हैं कि बच्चों को अंडा मिल रहा है और टेक होम राशन मिल रहा है और चिल्ड्रन आर नॉट ओनली सर्वाइविंग बट दे आर थ्राइविंग। और यहाँ सिस्टमेटिक डिनायल है अधिकारों का। इससे आगे हम क्या बोल सकते हैं? हम जानते हैं कि डिजास्टर्स का डिस्प्रोपोर्शनेट इफेक्ट होता है जो सबसे गरीब है, जो सबसे तकलीफ में उन लोगों का, और उनकी रिकवरी में भी और असर भी उसका ज्यादा होता है। और हम ये भी जानते हैं कि जहां स्थिति पहले अच्छा था, कार्यक्रम अच्छे चल रहे थे, वो डिजास्टर्स को भी अच्छे से वो हैंडल कर पा रहे हैं। झारखंड का पहले से कार्यक्रम खराब चल रहा था, ये तो पता लग रहा था। बहुत सारे माता लोग बता रही थी 2-2 साल से उन लोगों को नहीं मिल रहा था, उनके बच्चों को भी नहीं मिल रहा था। और ये भी हम देखे कि जब स्थिति सुधरा जनवरी के महीने में, जब स्थिति काफी साधारण हुआ था, उस समय भी सिर्फ 40-50% बच्चों को मिल रहा था उनके एंटाइटलमेंट्स, और माताओं को शायद उससे भी कम। कुछ राज्यों को आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट्स को हाईलाइट किया जहां स्थिति खराब है। एटलीस्ट अगर हम पोषण की स्थिति का आंकड़ा सही नहीं भी है, मान ले आंगनबाड़ियों का, मगर रैंकिंग का डिस्ट्रिक्ट्स का एक आइडिया बनता है इससे, आप लोगों के सर्वे से, जिसमें पलामू, पाकुड़ का नाम आया है, और भी जिलों का स्थिति खराब है, उसको भी देखने का जरूरत है। मगर ये ह्यूज सप्लाई साइड प्रॉब्लम लग रहा है, पहुंच ही नहीं रहा है, तो सब लोगों को, बच्चों को मिलेगा कैसा? इसलिए हम लोग को इस विषय को आगे बढ़ाना चाहिए, और हमको लगता है इसको सरकार के पास में यह मांग रखना चाहिए काफी विथ ऑल आवर स्ट्रेंथ। और स्थिति बहुत ही भयावह है। छोटा मोटा आंकड़ा जो हम जानते हैं लिए हैं आसपास के बच्चों का कुपोषण का, देखकर लगता है कि हम कुछ गलत नाप रहे हैं, क्योंकि स्थिति 4 साल 5 साल पहले जो था उससे भी ज्यादा बिगड़ चुका है। शायद तुरंत कुछ करने का जरूरत है। जो हम इन
जो कुछ आज निकल कर आया है ये ओपन सीक्रेट था, सबको पता था कि क्या हो रहा है। मगर झारखंड का ये भी बात सच है कि आप लोगों में से काफी सारे लोग बीमार थे इस पीरियड में, स्पेशली मार्च अप्रैल में काफी लोग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में, जिन लोग को हम जानते हैं अपने साथियों को, काफी संख्या में लोग बीमार थे और काफी जान पहचान लोगों का डेथ भी हुआ है। अब यही मौका है कि हम इसको जल्दी से रिकवरी में कम्युनिटी को मदद करें। और ये भी हम जानते हैं कि जुलाई महीने से दिसंबर महीने का जो इनसिक्योरिटी ज्यादा होता है, लोगों के पास पैसे भी कम होते हैं, इसलिए अभी भी स्थिति को सुधारा जा सकता है। इसको आज जो कुछ लोगों का जो वॉइस हम सुने हैं, इसको अगर कैप्चर किया जाए, उसको एम्पलीफाई किया जाए, और ताकि जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो ड्यूटी बियरर्स हैं उन तक सुनाई पड़े। आगे सुनेंगे बाकी लोगों से भी। धन्यवाद। थैंक यू प्रशांत फॉर योर वर्ड्स। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ सुजीत जी को। लंबे समय तक आंगनबाड़ी केंद्रों को तकनीकी सहायता देने के काम में झारखंड में रहे हैं, और जो व्यवस्थागत जो दिक्कतें हैं उसको भी वो बढ़िया से समझते हैं, क्योंकि जैसा प्रशांत ने कहा कि सप्लाई साइड का गैप है, वो किस ढंग से इसको देखते हैं और आगे का रास्ता क्या दिखता है उनको। सुजीत जी। सुजीत जी यदि आप हैं तो। डॉक्टर सुनीता तात्यायन यदि जुड़ रही हैं तो बोल सकते हैं, तो मैं अब आग्रह करता हूँ यहाँ से, दिल्ली से हैं, काफी सारे राज्यों की रिपोर्ट को अभी देख रही हैं, अध्ययन भी कर रही हैं, तो चाहूंगा कि यह अपनी बात। सभी को जोहार, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सुनीता जी प्लीज। सॉरी, अच्छा सुनीता जी बोल रही हैं, ओके। बोल रही है सुनीता जी। नमस्कार सबको जोहार। जोहार। ये बहुत ही बड़ा और जरूरी काम है जो आप लोगों ने किया, इसके लिए मैंने बधाई क्या देंगे, पर बहुत तकलीफ हो रहा है ये देख के कि इतना ज्यादा मैंने समस्या है। जानते तो हम लोग सब थे कि ये हो रहा है, लेकिन अभी तो ये पता चल रहा है कि किस तरह से गांव-गांव में अपने मन से लोग ऐसा चीज बोलते हैं कि 3 साल से ज्यादा है तो नहीं मिलेगा, 6 साल से कम है तो नहीं मिलेगा, या आधार चाहिए, टीकाकरण नहीं हुआ है। और हम लोग सब जान रहे हैं कि टीकाकरण इतना समस्या है कि इतना लार्ज पॉपुलेशन नॉन वैक्सीनेटेड होने से बाद में और भी तरह के समस्या हो सकता है। तो इसमें ये सोचना बहुत जरूरी है कि किस तरह से एक तो इंफॉर्मेशन मिला है और आगे हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं जिसमें कि इसका कुछ हल हो। सप्लाई का बात बार बार हो रहा है, बट आई एम नॉट अवेयर कि क्या गवर्नमेंट की तरफ से ये लोग क्या बोलते हैं। ये लोग भी एग्री करते हैं कि नहीं सप्लाई कर पाए। सुनीता जी आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही है? आ रही है। अब आ रही है। हाँ, बस हम यही जानना चाह रहे थे कि क्या गवर्नमेंट से भी
ये लोग एक्सेप्ट करते हैं ये बात कि नहीं सप्लाई किए हैं, कि लोग का कहना है कि सब चीज टाइमली हो रहा है? हेलो गुरुजी जी, सुनीता जी is asking a question. सुनीता जी आपकी आवाज आ रही है? सुनीता जी का सवाल सब लोगों से है। सुनीता जी का सवाल सब लोगों से है कि क्या यह सरकार को पता है, वो पूछ रही है। सुनीता जी पूछ रही है क्या ये सरकार को पता है? नहीं, पता का नहीं, क्या वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को कि हाँ हम लोग क्या नहीं वो सप्लाई एक्सेप्ट करते हैं? क्या वो एक्सेप्ट करते हैं कि सप्लाई साइड में इशू है? हाँ, ये तो हम लोग उनसे मिले भी थे, डायरेक्टर से, और उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से हमारा जो राशि है, शेयर है, वो नहीं आया है, और हम लोग एफसीआई को यहाँ पे एसएफसीआई को हम लोग अपना पैसा नहीं जमा कर सके हैं, इसलिए हम लोग को नहीं मिला है, और अभी आ गया है तो अब हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। तो केंद्र को पता है कि हमारा THR बंद है, लेकिन तो राज्य अगर को पता है, स्टेट को, और जो कुक्ड मिल का जो राशन है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो बताए, लेकिन वो भी हम लोग इस रिपोर्ट में देख रहे हैं कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम इतना ही जानकारी हम लेना चाह रहे थे, प्लस इसका समस्या हल होगा सबको मिल बैठ के करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग कई ये अटेंड किए थे वेबिनार्स, जिसमें किचन गार्डन और ये सब का बात हुआ था। तो उस तरह का कुछ अगर हम लोग कर सकें जिसमें कि ये इस तरह से एकदम 100% वो लोग इस पे निर्भर नहीं रहे कि सरकार ही पे निर्भर है क्या करना है, नहीं करना है, यही सब कह के हम अपना जो भी बोलना है वो खत्म करना चाहते हैं। सबको जोहार। थैंक यू सुनीता जी। मैं नेहा, यू कैन कंटिन्यू नाउ। ओके, थैंक यू गुरजीत जी। सभी को जोहार। एक तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इस इम्पोर्टेंट इवेंट के लिए इनवाइट किया। आई थिंक मैं प्रशांत जी के इमोशंस के साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि जब महिलाओं को सुना ये हियरिंग में अपनी बात रख के, सबसे पहले तो बहुत गुस्सा आया, और ये भी सोचा कि हम ये पब्लिक हियरिंग ऐसे क्यों कर रहे हैं। we should almost be up in arms in front of the government. Sorry for being politically incorrect, पर ऐसा भावना आई कि ये तो हम बहुत शांत स्वभाव से पब्लिक हियरिंग रख रहे हैं। पर मैं ये कहना चाहूंगी कि ये पहली बार नहीं है ये सर्वे में जैसे रिजल्ट्स आए हैं। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि हमें पता है कि झारखंड की स्थिति क्या है when it comes to hunger and malnutrition. Whether it is NFHS जो गुरजीत जी ने शुरुआत की थी कि that Jharkhand lags, is the third worst in the country after UP and Bihar, and we know कि Jharkhand की demography, the fact that more than 26% population are tribals and there are 9 PVTG groups, it makes Jharkhand exceptionally vulnerable to hunger and malnutrition. एक तो NFHS से फिर जो सर्वेज आए थे 2020 में, इंडिपेंडेंट सर्वेज, चाहे वो हंगर वॉच हो, जो जिसने वेरी क्लियरली कहा था कि सबसे ज्यादा वनरेबल ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक हैव बीन दलित्स, आदिवासीज, PVTGs एंड मुस्लिम्स। और उसके बाद जो रैपिड रूरल सर्वे आया था राउंड 3, उसमें वेरी क्लियरली कहा गया था कि झारखंड हैज बीन द वर्स्ट इम्पैक्टेड इन द पैंडेमिक, चाहे वो फूड कंजम्पशन की बात हो, प्रोटीन इनटेक की बात हो, जॉब लॉस की बात हो, या जो वेज लॉस हुआ है या रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, झारखंड हैज फीचर्ड द वर्स्ट।
वर्स्ट। एंड फिर जो सोशल ऑडिट्स किए गए थे NFSA के ऊपर by the social audit unit in Jharkhand as well as the food commission, उसमें बहुत क्लियरली आया था कि क्या एक्सेस के इश्यूज निकल के आ रहे हैं with close to very similar to जो RTF के रिजल्ट्स प्रेजेंट किए गए हैं। So I would like to say that ये पहली बार नहीं है जो ये चीज सामने आ रही है। मैं थोड़ी चीजों के ऊपर आई डोंट नो वेदर देयर आर रिकमेंडेशंस पर या a few thoughts। एक तो ये जो पॉलिसी डिसीजन है झारखंड में अराउंड THR, आई थिंक ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या THR डिसेंट्रलाइज्ड है, इट्स कमिंग फ्रॉम SHGs, या इट इज यू नो व्हाट इज द मैकेनिज्म, हैज द पॉलिसी डिसीजन बीन टेकन। सिमिलरली जैसे बलराम जी ने शुरुआत में कहा अंडे का पॉलिसी डिसीजन लिया गया है बट व्हाई इज इट नॉट येट सप्लाइड। तो काफी बार हमने ये इशू सिर्फ आंगनबाड़ी दीदी तक सहमत नहीं है, ये इशू बहुत ऊपर तक जाता है एंड इट इज अ ह्यूज सिस्टमिक इशू। एंड मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ सप्लाई का इशू नहीं है, कहीं पर ये डिमांड का भी इशू है। एंड मुझे लगता है कि इसलिए कह रही हूँ डिमांड का इशू है क्योंकि क्या पूरी जो मैकेनिज्म हमें ग्राउंड लेवल पे दिए जाते हैं एक्टिवेट करने को डिमांड, have we used all those mechanisms? Like there are Anganwadi center monitoring committees in Jharkhand. There is also the role of PRIs and the role of the Sarpanch. Have all these been utilized you know in order to raise these issues? ये मेरे मन में बहुत बड़ा सवाल आता है। एंड जैसे फिगर्स हमने देखे हैं दे आर बियॉन्ड शॉकिंग जो RTF सर्वे में दिखाया गया है। एंड प्लस दी जब हमने बयान सुने महिलाओं को, आई थिंक इट जस्ट गिव्स an image and you know the human angle to those numbers. So I mean I'm still not over some of those figures of 32% receiving THR and you know the fact the dismally the low percentage of malnourished children receiving the additional THR. So I'm still not able to get over it. मैं बस ये कहना चाहूंगी कि I think going forward we are expecting a wave 3 and I would say कि मुझे नहीं लगता है कि झारखंड has prioritized nutrition as yet, and I would say that the you know especially the loss of protein intake is a huge concern. So getting the egg policy implemented would be very very important. Also Jharkhand, by leaving aside the governance, is anyways exceptionally vulnerable. जो हमें दिख के आ रहा है, whether it is the inequity you know based on the you know the STs, PVTGs versus the other groups, the kind of job losses, the ST migrants in the state, and in general the status of Anganwadi center. It's very clear the Anganwadi centers pandemic के पहले भी काम नहीं कर रहे थे. So it is since Feb 2020, if I understand correctly. Also, the model of funds coming to the Anganwadi workers is something that needs to change, because अगर आप reimbursement model में रखेंगे तो there is no guarantee कि आंगनवाड़ी दीदी सब बच्चों के लिए सब राशन खरीदेंगी. And also the fact whether the state itself is allocating sufficient funds to cover all beneficiaries under THR as well as HCM is a huge question mark. तो अभी के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी. सॉरी, आई एम ऑल्सो वेरी इमोशनल, वेरी एंग्री, इसलिए बहुत जल्दी में बोल रही हूँ, पर अभी तक मैं इतना ही कहना चाहूंगी. थैंक यू. थैंक यू नेहा. अब मैं डॉक्टर वंदना से कहूंगा कि वो बात रखे. वंदना ने झारखंड में काफी क्षेत्रों में इन सेंटर्स को खुद भी देखा है और पोषण के क्षेत्र में जब काम करते हैं उसका जो नतीजा आता है, जो उसका प्रभाव होता है, उसको भी बहुत करीबी से देखा है. और तो मैं डॉक्टर वंदना से आग्रह करूंगा कि वो. बहुत बहुत धन्यवाद. मैं भी औरों की तरह मैं भी अपने आप को काफी स्तंभित महसूस कर रही हूँ कि इतना सब देखने सुनने के बाद क्या रह जा रहा है कहने के लिए. लेकिन फिर भी सबसे पहले मैं बधाई जरूर देना चाहूंगी आप लोगों को, क्योंकि
आपने अपनी ड्यूटी, एक बहुत भारी ड्यूटी निभा रहे हैं, ये सर्वेक्षण करके, इस अन्वेषण को करके, चला के, इसमें आप लोगों ने जोखिम उठाया है और मेहनत, कड़ी मेहनत की है, वो एकदम जाहिर है इस जनसुनवाई से। और इसकी ऑब्वियसली इसकी जरूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सब सच्चाइयां कोई जानता नहीं, लेकिन बिना बार बार उन्हीं सच्चाइयों को जाहिर करते रहना और उसके आधार बनाते हुए आगे बढ़ते रहना, तो गाड़ी हमारी खिसकती नहीं है। ये तो हम इतने यहाँ जुझारू एक्टिविस्ट लोग बैठे हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि ये एक बहुत लंबा और कड़ा संघर्ष है, झारखंड के लिए और भी शायद कठिन। और इसमें इस तरीके की कार्रवाइयों की भूमिका बहुत अहम और बहुत महत्वपूर्ण रहती है। तो इसके साथ मतलब जो जनसुनवाई से जो जाहिर हुआ है वो भरपूर तरीके से प्रमाणित है कि एक बहुत ही गंभीर, बहुत ही वृहद उल्लंघन हमारी कानूनों का, जो एनएफएसए है उस कानून का, हमारे जो सारी नियम हैं, हमारे जो सारे कार्यक्रम हैं, हमारी जो सारी घोषणाएं हुई हैं इस महामारी के दौर में, इस सब का बहुत ही भारी उल्लंघन, मतलब आपके आंकड़े 50% से ज्यादा दिखाते हैं। और आपका जो जनसुनवाई में जो लोग शामिल हुए हैं, जो ऑब्वियसली जो लोग आगे बढ़े हैं, उसमें तो 100% ये जाहिर होता है कि लोगों को कुछ मिला ही नहीं है। 4 महीना, 10 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल आंगनवाड़ियां खुली नहीं है, सिस्टम हमारा बिल्कुल चरमराया हुआ है। जो थोड़ा सा बहुत स्थापित किया भी था सबने कुल मिला के इस राज्य में, वो भी बिल्कुल ही डामाडोल पड़ा हुआ है। तो उल्लंघन भी हुए हैं और घोटाले भी हुए हैं, क्योंकि ये बात भी हमें जाहिर हुई कि खर्चा दिखाया जा रहा है। किसी ने साफ कहा कि नवंबर तक का कागजों पे दिखाया गया कि वितरण हुआ है, लेकिन उनको तो सितंबर के बाद से वितरण नहीं पहुंचा था। तो घोटाला भी उतना ही हुआ है, जिसका और मुझे लगता है कि और इसको खोल के देखना पड़ेगा। मतलब मैं इस बात पे आऊंगी कि आगे हमको और क्या क्या काम करना है। तो घोटाला भी हुआ है। कारण क्या है जड़ से, मतलब इसका लंबा भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि मुझसे अनौपचारिक रूप से मुझसे बताया जा रहा है और मैं जान रही हूँ गुरजीत जैसे साथियों से कि दूसरे तंत्र इतनी बुरी हालत में नहीं है जितना आंगनवाड़ी है इस राज्य में, इसी राज्य के। तो यदि मध्याह्न भोजन में भोजन पहुंचाया जा पा रहा है, तो आंगनवाड़ी में ऐसा क्या है, ये बहुत गंभीरता से सोचने की बात है। एक बात तो है साफ तौर से शासन कि क्या ये इस डिपार्टमेंट की ही कमियां, इस डिपार्टमेंट को कमजोर रखा गया, लेकिन उसकी भी जड़ में कि आंगनवाड़ी सिस्टम का एक मौलिक तौर से जड़हीनता जो है, कि उसको कोई कानून बचाए हुए नहीं है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उसमें किसी भी कार्यकर्ता का स्टेटस नहीं है। उसका वो स्टेटस जो हम मांगे जा रहे हैं कि भैया स्कूल की तरह ही आंगनवाड़ी को चलाना है, हमें उसको एक स्वास्थ्य की व्यवस्था मानते हुए, एक शिक्षा की व्यवस्था मानते हुए, एक बाल देखरेख की व्यवस्था मानते हुए इसको औपचारिक तौर से चलाना है। ये जब तक नहीं होगा तो ये आंगनवाड़ी के पीछे हम इसी तरीके से मतलब दौर भागते फिरेंगे और उसका कभी हमें वो नहीं मिल पाएगा ठोस परिणाम जो हम चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही लंबी से लेके एकदम मतलब दीर्घगामी लड़ाई और वृहद चीजों से लेके एकदम नजदीकी के जो चीजें हैं कि भाई कहाँ से सप्लाई आ रही है, क्या सिस्टम है, विकेंद्रीकरण का क्या स्तर है, फंड फ्लो का क्या मामला है इत्यादि, इसको सबको ही हमको देखना पड़ेगा। तो आगे के लिए बस 2-3-4 चीजें, क्योंकि समय बहुत निकल चुका है, बहुत लोगों ने बहुत चीजें कही हैं। मैं इस बात से एकदम सहमत हूँ कि इसको हाई कोर्ट में ही ले जाना चाहिए आप लोगों को, और शायद सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस अभी जारी हैं, इस पे दीपा और कह पाएंगी, उसमें भी कुछ इम्प्लीट करने का शायद मौका निकलता है, क्योंकि अगर तीसरा दौर आएगा, जो कि सब कह ही रहे हैं कि आएगा, तो ये सब चीजें ऐसे सुधरने वाली हैं नहीं। इस पे एक निरंतर निगरानी रखने की आवश्यकता है, जो सिविल सोसाइटी के हमारे बस की नहीं बन पा रही है। मतलब वो निरंतरता और वो इंफॉर्मेशन भी, वो सूचना भी, मैं बार बार चैट बॉक्स में पूछे जा रही थी, कुछ चीजें हमें समझ में नहीं आ पा रही हैं। टीचर क्यों बंद है भाई, क्यों बंद है, कहाँ तक सप्लाई पहुंची, फंड फ्लो कहाँ जाके रुका, उसमें सरकार, राज्य सरकार की गलती आड़े आ रही है या केंद्र सरकार इत्यादि। क्योंकि ये प्रशांत जी ने बिल्कुल सही कहा, मतलब इतना खुल के नहीं कहा, उड़ीसा जैसे राज्य में नहीं आ रही है ना दिक्कतें, वो भी एक ट्राइबल राज्य है, गरीब राज्य है, लेकिन यहाँ पे व्यवस्थाएं ऐसी नहीं है, इतनी खराब नहीं है। हमको वहां का भी तजुर्बा और यहाँ का भी, तो मतलब इसको थोड़ा और, अभी हमने जो किया है, हमने एक फील्ड की स्थिति को स्थापित किया है, इतना भर किया है, लेकिन ये कभी भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये गलतियां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नहीं है ना,
इसमें तो पूरे सिस्टम को निकाल के दिखाना पड़ेगा। उसके हमारे पास मतलब क्या हमारे पास जरिए होते हैं, क्या औजार होते हैं, क्या हथियार होते हैं। एक तो आरटीआई का हथियार है, मुझे लगता है उसका और उपयोग करने की जरूरत है। हाईकोर्ट की बात है ही, मुझे लगता है कि यदि हाईकोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं ले रही है तो हम ही डालें इस मामले को। हमें दिल्ली हाईकोर्ट में महामारी के दौरान बहुत फायदे निकले हैं हाईकोर्ट में जाने से। और इस तरीके की कॉम्बिनेशन, आज पता नहीं यहाँ पे कितने लीगल ग्रुप शामिल हैं हमारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस में, लेकिन उस तरीके की कॉम्बिनेशन से हमको बहुत फायदा रहा है, जहाँ पब्लिक हेल्थ, जन स्वास्थ्य मतलब सामाजिक कार्यकर्ता और लीगल कार्यकर्ता का एक जमहट जब बनती है और उससे लीगल काम भी निकल के आता है, उससे हमें भी बहुत बहुत ज्यादा फायदा निकल के आता है। और अंत में यही कहूंगी कि मतलब ये ना कल का मामला था ना आज ही का मामला है, ये तो मतलब ये लंबा मामला है और इसको और उजागर करने में जितना साथ हम लोग आपका दे सकते हैं, इसके दस्तावेजीकरण में, इसके विश्लेषण में, और इसको जितना और ज्यादा जो जमीनी चीजें, मतलब एक महामारी में एक सच्चाई भी है और एक बहाना भी है जो हम सुन ही रहे हैं कि भाई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को जब कुछ कहने को नहीं मिलता है तो तरह तरीके के बहाने भी बनाए जाते हैं कि 3 साल से कम, कभी 3 साल से ऊपर, कभी 2 साल से कम, कभी 4 साल से ऊपर, कभी एक के लिए वायल नहीं खोली जा सकती है, जो कि सब मतलब बकवास है, जो कागज पे सब बकवास है। तो उसके कई बहाने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो खुद भी बहुत पीड़ित रही होंगी, मतलब उनमें भी बीमारी और महामारी रही है, उनको भी कोई खास सपोर्ट नहीं है, सरकार भी कुछ कुछ चीजें झेल रही है, लेकिन बनिस्बत इसके मतलब हमको पकड़ यही रखनी चाहिए कि क्या सारे राज्यों की यही हालत है, क्या सारे इस राज्य के सारे सिस्टम्स की यही हालत है, जो कि जाहिर है कि नहीं है। अगर मिड डे मील में खाना बढ़ सकता है तो आंगनवाड़ी में क्यों नहीं बढ़ सकता है। मतलब इस तरीके के सवाल मुझे लगता है कि और शार्पली हमको रखना है। अपना जो हमारा जो सर्वेक्षण का काम है और जो रिसर्च का काम है उसको थोड़ा और सिस्टेमिक, मतलब मैंने कहा कि ऑपरेशनल रिसर्च को शामिल करें, थोड़ा हमको अकाउंट्स एंड ऑडिट्स पे ज्यादा और थोड़ा अगर हम जोर डालें, थोड़ा इसका जमीन के ऊपर की जो सच्चाइयां हैं जो बहुत ही भारी हैं और बहुत ही वो मतलब जटिल हैं, उसको थोड़ा और उल्लेखित करने की कोशिश करें तो हमारा जो पूरी जो लड़ाई है उसमें और ताकत बनेगी। और उसमें हम सब लोगों का जो कि हम झारखंड में रहते नहीं हैं लेकिन झारखंड के अपने आप को साथी मानते हैं, उसमें हमारा आप पूरा साथ लीजिए, सहयोग की कमी नहीं महसूस करेंगे। तो मुझे बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं भी उतना ही रोष महसूस कर रही हूँ, उतना ही दुख महसूस कर रही हूँ, लेकिन अंततः ये दुख और ये रोष हमारे जो गांव के हमारे जो साथी हैं ग्रामीण और उसमें मतलब अर्बन पुअर को भी शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि उनकी भी हालतें बहुत ही खराब रही होंगी। वो उससे ज्यादा नहीं जानते हैं, तो उनको ये आवाज आपने दी, इसके लिए और भी आपको ज्यादा बधाई। लेकिन अब जैसा प्रशांत जी ने कहा था कि इस आवाज को कैसे हम एम्पलीफाई करें, कैसे लाउड स्पीकर्स पे लाएं और कैसे इस हद तक मतलब उठाएं और उछालें कि इसको नकारना, मतलब सरकार टूट जानी चाहिए ऐसी आवाजों से। उसको बनाए नहीं, अपने आप को बनाए नहीं रहना चाहिए जब इस हालत की स्थिति हो रही है। तो उसके लिए जितना भी हमको काम करना है वो कम रहेगा। तो एक बार फिर जोहार और सॉलिडारिटी के साथ जिंदाबाद कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। थैंक यू वंदना जी, आपने स्थिति की गंभीरता, हमारे आगे के जो हमारी जो भूमिका हस्तक्षेप होगा उसके बारे में बात की, और जो स्थिति की भयावहता है सरकार की जिम्मेवारी और इसके लिए और जो ऑपरेशनल रिसर्च की बात है उसकी बात की। मैं अब आग्रह कर रहा हूं सुजीत जी, यदि आप लाइन पे हैं तो। सुजीत रंजन जी। गुरजीत जी, मैं सुबीर बोल रहा था। यदि सुजीत नहीं है तो जयदीप तो हमारे साथ हैं, काफी दिनों से मीडिया के साथ ही हैं और इन सब मुद्दों पे काफी ज्वलंत रूप से लिखते रहे हैं। जो मैं आग्रह कर टाइम्स ऑफ इंडिया में लगातार विषयों पे लिखते रहे, मैं जयदीप से आग्रह करूंगा। जयदीप। सबको नमस्कार। सभी की बातें मैंने अभी सुनी, स्पेशली जो लोग ग्राउंड से बता रहे थे अपनी समस्याओं के बारे में। जैसा कि वंदना जी ने कहा, मुझे भी बहुत सरप्राइजिंग लगा कि 100% लोगों का रिस्पांस ये है कि उन तक फैसिलिटीज नहीं पहुंची है। लोगों तक फैसिलिटीज नहीं पहुंची हैं। इन आंगनवाड़ी सेंटर्स को हम लोग अगर देखें तो मुझे
व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है कि आंगनबाड़ी केंद्र ग्रासरूट लेवल सरकार का एक प्रतिनिधित्व करती है, जो हेल्थ का भी प्रतिनिधित्व करती है और साथ में राशन दुकानों का भी प्रतिनिधित्व करती है, एकदम ग्रासरूट लेवल पर। अभी बंदी के दौरान अगर एसेंशियल सर्विसेज में अस्पतालों को तो बंद नहीं किया गया लॉकडाउन में, फिर ये आंगनवाड़ी सेंटर्स को बंद करने की जरूरत क्यों पड़ी? शायद इसके पीछे कोई भी पॉलिटिकल नॉन एपॉलिटिकल रीजंस रहे हों, लेकिन अभी भी इमीडिएटली इसको सोचना चाहिए कि इन सेंटर्स को खोला जाए। टीकाकरण के लिए ये संस्थाएं काम करती हैं, जैसा कि मुझे एक्सपर्ट्स मैंने बलराम जी ही बता रहे थे कि नहीं, कभी कभी वीक में एक दिन ये फंक्शन कर रहे हैं। वीक में एक दिन नहीं करके अगर 7 दिन फंक्शन कर रहे होते तो शायद क्राउड मैनेजमेंट में भी आसानी होती, और इन आंगनवाड़ी सेंटर्स को अपने हॉस्पिटल के तौर पर समझते हुए फंक्शन करने दिया जाना चाहिए ताकि लोग आ सकें। दूसरा, जिस तरह से मिसलीड किया जाता है लोगों को, कहीं आधार कार्ड के नाम पर या कहीं ये बताकर कि आपके बच्चे की उम्र 3 साल से ऊपर हो गई है तो आपको राशन नहीं मिलेगा, क्या ये इंफॉर्मेशन इन आंगनवाड़ी सेंटर्स पर पूरी तरह से डिस्प्लेड है? अगर डिस्प्लेड नहीं है तो उसको पूरी तरह से प्रदर्शित करना चाहिए। ठीक है, गांव के बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं होते, वो नहीं भी समझ सकते हैं, लेकिन उसको अगर डिस्प्ले करे तो कोई उन्हें बता तो सकता है कि आपको जो समझाया जा रहा है वो सही है या गलत है। एक और चीज में यहाँ, जैसे कि हम लोगों को जूरी की भूमिका में रखा गया है, जूरी अक्सर दोनों पक्षों को सुनती है, पर अफसोस की बात यह है कि हमारे पास दूसरा पक्ष है ही नहीं। हम लोग शिकायतकर्ता को सुन रहे हैं, लेकिन निवारणकर्ता यानी कि सरकार का कोई पक्ष हमारे सामने नहीं है। वो अपनी दलील या वो अपनी परेशानी या अपना एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि अभी हम लोग कुछ कह सकें। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन में अभी सोचा है कि जूरी अपने रिकमेंडेशंस को एक मीटिंग में तय करेगी, सभी जूरी मेंबर्स एक बार फिर आपस में मिलेंगे और उन रिकमेंडेशंस को तय करके सरकार को भेजेगी ताकि उस पर कोई ठोस कार्रवाई की जा सके। बस इतना ही कहना चाहूंगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जयदीप, ये अच्छा स्टेप है। मुझे लगता है उससे काफी पिन पॉइंटेड अनुशंसाएं जो है वो सिस्टम तक पहुंचेंगे। अब हमारे साथ दीपा जी हैं, राइट टू फूड कैंपेन से। पूरे देश में खासकर बच्चों के अधिकार को लेके और भोजन के अधिकार को लेके अपनी बातें और काफी सारे मीटिंग्स भी अटेंड किए हैं, पॉलिसी लेवल की मीटिंग्स में भी जाते हैं। मैं दीपा से आग्रह करूंगा कि अपनी बात रखें। धन्यवाद गुरजीत जी। और बाकी लोगों ने जैसे कहा, मुझे भी वही, मतलब एक लेवल पर पता था कि कोविड के बाद चीजें उस लेवल पर नहीं चल रही हैं जैसे पहले चलती थी, लेकिन इतनी बुरी स्थिति है ये शायद हमें भी नहीं लगा था। जहाँ पे THR तो बिल्कुल ही बंद है, और जैसे हमने लोगों को सुना पिछले 2 घंटे में कि बहुत कुछ मतलब चल नहीं रहा है आंगनवाड़ी के सर्विस में। तो पहले तो पूरे सर्वे टीम को जोहार कि ऐसे समय में आप इतने परिवारों तक पहुंचे और पूरे राज्य का एक सिचुएशन हम सबके सामने आप लोग रख पाए। और ऐसे जब शोध होती है और डेटा निकलती है, लोगों की कहानियां निकलती हैं, तो उसी से हम बाकी आगे भी चल पाते हैं। उससे बहुत जोश भी मिलता है, जैसे सबको गुस्सा भी हो रहा है कि आगे का एक्शन लेने का। कुछ चीजें जो आ गई है, मुझे भी लगता है जैसे वंदना जी ने कहा कि इसको हमें जो फील्ड सिचुएशन हमें दिखी है उसको राज्य के स्तर पे और सेंट्रल भारत सरकार के स्तर पे भी क्या हो रहा है और उससे कैसे जोड़े, ये देखना भी जरूरी है। जैसे कुछ चीजें तो क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम पिछले साल का 2020-21 का देखें तो पूरा जो महिला बाल विकास मंत्रालय का खर्चा था केंद्रीय स्तर पे, वो सिर्फ 50% था। जितना उन लोगों ने सोचा था खर्च करेंगे, उसका आधा ही वो लोग खर्च कर पाए। और जो महिला बाल विकास मंत्रालय का सबसे बड़ा प्रोग्राम आंगनवाड़ी होता है, सबसे ज्यादा बजट भी उसी पे जाता है। तो अगर खर्चा ही इतना कम हुआ है, वो क्लियर है कि पूरे देश में सर्विसेज डिस्टर्ब तो हुई हैं। किस हद तक हुई है वो हम आंकड़े नहीं निकाल पा रहे हैं, इस तरह के सर्वे से निकलेंगे। लेकिन जैसे NHRC ने भी मांगा था, अलग अलग जरियों से हम लोगों ने भी ट्राई किया ये पता करने, क्योंकि जब हम पूछते हैं सरकार से केंद्र स्तर पे कि क्या हो रहा है आंगनवाड़ी में, क्या हो रहा है बच्चों के खाना और गर्भवती महिलाओं के खाने में, तब सिंपल 2 लाइन का जवाब मिल जाता है कि हमने बोल दिया है
कि अगर केंद्र नहीं भी खुल रहा है तो घर ले जाने के लिए सबको पोषण आहार या किट या जो भी है वो मिलना चाहिए, घर घर पहुंचाएं या लोग आके ले जाएं। लेकिन कितने लोगों को असली में मिला नहीं मिला वो आंकड़े कभी भी देने के लिए तैयार भी नहीं है सरकार। हमने पार्लियामेंट क्वेश्चंस में भी देखा है, लेकिन वो नंबर नहीं मिलता है कि अच्छा अगर आप कह रहे हैं कितनों को मिला है तो कितनों को वो नहीं है। अभी नया एक पोर्टल शुरू किया है इन लोगों ने, पोषण ट्रैकर। मुझे लगता है आप लोगों को जो लोकली काम करते हैं देखना चाहिए। वो भी एक अजीब ही ट्रैकर है, क्योंकि वो हर दिन देता है कि आज कितने लोगों को दिया है, और ये जिला के स्तर पे देता है इंफॉर्मेशन। लेकिन उसमें कहीं पे ये नहीं है कि सबको जोड़ के कितना हो रहा है। सेम लोग ले रहे हैं कि अलग अलग लोगों को मिल रहा है, वो नहीं दिख रहा है। लेकिन वो पोषण ट्रैकर में भी हम लोग देखें तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि सर्विसेज बिल्कुल ही ना के बराबर चल रहे हैं। मतलब एक दिन में उसमें नंबर आता है कि कोई 450 बच्चों को पूरा देश में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया है। अगर इस तरह के आंकड़े हैं तो ऑब्वियस है कि कुछ चल नहीं रहा है। एक और ट्रैकर है जो ये सारे IIT बॉम्बे, यूनिसेफ वगैरह ये लोग चलाते हैं, जिसमें ये लोग सरकार के लोगों से शायद पूछ के भरते हैं। उसमें भी दिखा रहा है कि झारखंड में अप्रैल और मई में THR बंद था। तो ये तो क्लियर है कि ये जो THR वाला कंपोनेंट है वो ऑफिशियली भी झारखंड में बंद है। एक और स्टडी अभी निकला है, ID इनसाइट करके एक संस्था है जो नीति आयोग के सारे सर्वे आजकल वही लोग कर रहे हैं। वो लोग भी राजस्थान और झारखंड में एक सर्वे किए हैं, वो पिछले साल नवंबर तक शायद था। उसमें एक चीज वो लोग ये बता रहे हैं कि झारखंड में सप्लाई साइड में बहुत सारा समस्या हो रहा है, क्योंकि जब से डिसेंट्रलाइज किया गया 2019 में शायद डिसेंट्रलाइज किया गया है, कॉन्ट्रैक्टर्स को हटा के, जो सिस्टम बना है पेमेंट के लिए कि आपका जो लाइवलीहुड मिशन है उनके पास पहले नंबर जाता है कि कितने बच्चे हैं, वो लोग फिर SHG को ऑर्डर देते हैं, SHG फिर उस हिसाब से खरीदी करती है, फिर वो अपना बिल जनरेट करते हैं, फिर वो लाइवलीहुड सोसाइटी में जाती है, वहां से ICDS में जाती है, फिर ICDS अप्रूव करके सोसाइटी को देती है, सोसाइटी SHG। मतलब इसमें इतने सारे स्टेप्स हैं और एडवांस में पेमेंट नहीं है, तो ये ऑब्वियस है कि इसमें डिलेज हो रही है। और जब कोविड जैसे समय में जब लोगों को जो नॉर्मली आजीविका मिलती थी वो भी कम हो गई है, तो पेमेंट्स जब लेट होती है तो वो क्लियर है कि वो डिस्टर्ब होगा ही सिस्टम। तो उसमें हम SHGs को दोष नहीं ठहरा सकते हैं अगेन कि इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम की क्या जरूरत है। जैसे हम लोग पहले मांग रखते थे पेंशन को लेकर कि, और मध्याह्न भोजन में भी हम लोग यही मांग रखते थे कि एक रोलिंग सिस्टम होना चाहिए कि 3 महीने के लिए जितना जरूरत है वो एक वर्किंग कैपिटल के रूप में दिया जाए और उससे एडजस्ट करें कि क्या पेमेंट हो रहा है। आई थिंक अगेन कोविड के बहाने लेकर ये डिटेल्स में सरकार नहीं जा रही है और उनको हमें मजबूर करना पड़ेगा कि ये सब चीजें भी तो चलना पड़ेगा। बच्चे हैं, नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चे कुछ कुपोषित हो रहे हैं, हम उनको भूल नहीं सकते हैं क्योंकि महामारी हो गई है। तो ये सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करना और एक वर्किंग कैपिटल देना कि हर समय SHG के पास कुछ तो पैसा है कि डिस्ट्रप्शन ना हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास पैसे हैं ताकि खाना वो बांट पाए। ये जो हमारी पहले भी मांग रही है सारे स्कीम्स में, इसको वापस लाना काफी जरूरी लग रहा है आपके ये देखकर। दूसरी एक जो सुझाव भी आई है वंदना से भी और बाकी लोगों से कि कोर्ट का इस्तेमाल करने का, इसमें मुझे भी लगता है कि इसके बारे में सोचना चाहिए। मार्च 2020 में बिल्कुल मतलब नेशनल लॉकडाउन अनाउंस होने से पहले ही स्कूल और आंगनवाड़ी बंद हो गए थे और मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो अपने से केस लेके ऑर्डर दिया था कि महामारी होगी, लॉकडाउन होंगे, फिर भी मध्याह्न भोजन और ये सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन रुकना नहीं चाहिए, किसी भी तरह से इसको कंटिन्यू करना चाहिए। और NFSA में भी है कि फूड सिक्योरिटी अलाउंस आपको देना चाहिए। तो इसको यूज करके मुझे लगता है कि अब हमें राज्य में ये आपका डेटा है और एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ऑलरेडी है, ये दोनों को लेकर हमें शायद झारखंड के हाई कोर्ट में जाना चाहिए कि इस ऑर्डर का उल्लंघन हो रहा है, ये नहीं फॉलो किया जा रहा है। उस तरह से एक केस जरूर मुझे लगता है बनाया जा सकता है, क्योंकि अभी सारा प्रोसेस हो गया, आपने सर्वे भी किया, पब्लिक हियरिंग भी किया और ये चैट में शेयर हुआ था कि फूड कमीशन ने भी 2 ऑडिट्स किए। ये भी अच्छा होगा देखना कि उसमें क्या फाइंडिंग निकला है और उसको भी जोड़कर शायद इसको अब कोर्ट से थोड़ा ले जाना जरूरी है।
एक आखिरी चीज मैं बोलूंगी वो है ये कुपोषित बच्चों का, जो आपके सर्वे में निकल रहा है कि कुपोषित बच्चों को जो एडिशनल न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। वो अगेन जब सारे ही सर्विसेज बंद है वो भी होगा, लेकिन उससे अतिरिक्त पोषण के साथ साथ मुझे लगता है एक और मुद्दा है जिस पर हमें वापस जोर देने की जरूरत है कि इनकी पहचान भी नहीं है। जब आंगनवाड़ी बंद है, जब ग्रोथ मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है, वजन नहीं लिया जा रहा है, थोड़ा बहुत आंगनवाड़ी चल भी रहा है तो वो सिर्फ 10-15 दिन में एक बार खाना बांटने के लिए, तो ये अगेन नेशनली आंकड़ों में दिख रहा है कि जैसे सैम बच्चों का पहचान वो हो ही नहीं रहा है। एनआरसी पता नहीं चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, कितना चल रहे हैं, कितना रेफरल हो रहा है, लेकिन सैम बच्चों का ही हम लोग आंकड़ा देखें, अभी HMIS में पूरा साल का आ गया है, तो ना सिर्फ शुरू के अप्रैल मई के लॉकडाउन के समय पर पूरा साल का हम लोग देख लें तो उससे पीछे साल से अगर हम लोग कंपेयर करें तो ऐसा लगता है कि सैम बच्चे आधे हो गए हैं हमारे देश में, जो इस साल हो ही नहीं सकता है जब कोविड के चलते बाकी सारी चीजें जो हुई है। पार्लियामेंट में भी जब पूछा गया कि कुपोषित बच्चों का पहचान कैसे हो रहा है और कितने हैं, तो जो मंत्री है स्मृति ईरानी, उन्होंने आंकड़ा दिया कि 10 लाख से कम बच्चे हैं जो अति कुपोषित है अभी हमारे देश में, और ये चल रहा है, ग्रोथ मॉनिटरिंग आंगनवाड़ी सब चल रहा है और राज्यों से हमें रिपोर्ट मिल रही है और उस रिपोर्ट से पता चल रहा है कि 9 लाख कुछ बच्चे हैं सैम के। अगेन अगर हम NFHS 4 के डेटा के हिसाब से अगर आंकड़ा लगाए तो ये 10% होगा, जितने बच्चों को पहचानना चाहिए था उसके 10% बच्चों को शायद पहचान पा रहा है ये पूरा सिस्टम। तो कुपोषित बच्चों को पहचानने का मतलब है कि बाकी सारे आंगनवाड़ी सर्विसेज का भी रिवाइवल का हम लोग बात करें। कहीं कहीं आंगनवाड़ी केंद्र खुलने लगे थे जब तक सेकेंड वेव आ गया है। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे समझ आया है ये कोविड का, उसमें मुझे नहीं लगता कि बाकी सारे कुपोषण और ये सब स्थिति को समझते हुए कि इस तरह पूरे तरीके से केंद्र को बंद करना सही होगा, वो भी मुझे नहीं लग रहा है। बहुत सारे मतलब मास्क पहनना होगा, हाथ धोना पड़ेगा, थोड़े गांव में तो बाहर भी बैठ सकते हैं, दूरी रखना वगैरह, ये सब करके किस तरह से केंद्र को वापस हम लोग एक्टिवेट कर सकते हैं इसके बारे में भी सोचना काफी जरूरी है। कोई अभी चैट में कह रहे हैं, उसी को बोल के मैं खत्म करूंगी कि एक और सर्वे करना चाहिए 3 महीने में। मुझे भी लगता है शायद इस स्केल में वो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन क्योंकि स्थिति ऐसा है, इसको एक कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग प्रोसेस का भी कुछ एक हम लोग अगर प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोर्ट भी जाए कोई तुरंत तो कुछ होता नहीं है, समय लगेगा। तो इन्हीं इलाकों में हर 2-2 महीने में एक छोटा सैंपल ही सही पता लगाना कि क्या हो रहा है और उसको बार बार एम्पलीफाई करना, क्योंकि इस पे मीडिया और जनरल पब्लिक अटेंशन को भी और बढ़ाने की जरूरत है। इसी से मैं अपना बात को खत्म करूंगी। सभी साथियों को फिर से जोहार कि आपने ये सर्वे किया और इसमें हमें बुलाने के लिए भी धन्यवाद। धन्यवाद दीपा। जो चर्चाएं संसद में हुई हैं या जो बातें कही जा रही हैं मंत्रालय द्वारा, उसके बारे में भी हम सबको अवगत कराया। मैं आग्रह कर रहा हूँ अब यदि सुजीत जुड़े हैं, सुजीत रंजन जी, तो वो बात कहें। और गुरजीत जी, हेलो गुरजीत जी। यस हेलो, आई एम सुबीर। सुजीत जी को कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से वो डिलिंक्ट हो गए हैं, सो आई कॉल्ड हिम बट ही इज अनएबल टू जॉइन, सो आई थिंक ओके मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा अगर आप अलाउ करें तो। सो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह से स्टडी करके ये सारे इश्यूज को ऊपर लाए और हम पब्लिक हियरिंग को भी सुने, कई लोग कई जिले से बताए। सो अभी मैं दीपा जी का जो एड्रेस सुन रहा था उसमें आई वाज हाईली इम्प्रेस्ड बाय द सजेशंस ही हैड पुट फॉरवर्ड। और मेरा एक वो जो सैम चिल्ड्रन का जो बात है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी थर्ड वेव अगर हिट करेगा चिल्ड्रन को, सो मोस्ट प्रोबेबली द मोस्ट वल्नरेबल जो होंगे वो हमारे मालनरिश्ड चिल्ड्रन होंगे। और ओपन सेंटर्स ओपन नहीं होने के कारण, THR नहीं होने के कारण, लाइवलीहुड लॉस होने के कारण ये हमारे लिए और वल्नरेबल और खतरे में जाएंगे। सो अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि हाउ वी कैन से द गवर्नमेंट की ये
ओपन कैसे हो आंगनवाड़ी सेक्टर विद प्रोटेक्टिव मेजर्स एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स। साथ ही साथ जो टीएचआर का प्रॉब्लम है उसमें बहुत जैसे हम लोगों ने आज चर्चा की कि इट इज नॉट एन इशू फ्रॉम द ग्रासरूट लेवल, इट इज एन इशू फ्रॉम द हायर लेवल ऑल्सो। सप्लाई का है, मेनी अदर थिंग्स एज आप लोगों ने चर्चा किया। सो हाउ टू गो थ्रू देम, हम क्या कर सकते हैं? वेरी गुड सजेशंस हैव कम थ्रू दिस। आई एग्री दैट ऑल दिस सजेशन आर रियली नीडेड फॉर द स्टेट टू ओवरकम द सिचुएशन। अभी का जो स्थिति है उसको हम लोग को अगर बाहर आना है तो इन सारे इश्यूज को हम लोग को हाईलाइट करना है, एंड इट शुड गो ऑन, नॉट दिस इज नॉट एट द एंड कि हम लोगों ने एक बार ये कर लिया तो। एंड सजेस्टेड इट शुड बी अ रेगुलर प्रोसेस, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। थैंक यू सो मच। सुबीर। अब हमारे साथ राज्य खाद्य आयोग से हलदर जी हैं, और व्यक्तिगत जितने केसेस पिछले ऑडिट के दौरान आए थे उस पर काफी कॉग्निजेंस भी लिया है। तो एक जो पूरा एक चीज काम नहीं कर रही है और किस ढंग से राज्य खाद्य आयोग इसको देखता है, हलदर जी आपके विचार। हलदर जी यदि आवाज आ रही है तो। हलदर जी जुड़े हैं, लगता है किसी मीटिंग में है। हमारे साथ यहाँ पे अभी जहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं, दो और लोग हैं जो अपनी बात गुरजीत जी आप हमको, हाँ हलदर जी आप आवाज दिए थे क्या? यस हलदर जी, आपको आपके कमेंट्स के लिए इनवाइट कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बहुत तेज यहाँ पर डिस्टरबेंस है। हेलो 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 जी आवाज आ रही है सर? आ रही है, सुनाई पड़ रहा है। हाँ नहीं, बीच में पूरा ब्रेक कर करके, क्योंकि बहुत हैवी रेन हो रहा है, सुन रहे थे तो हमने पूरा रिपोर्ट्स को भी देखा था और पूरा बात को भी सुने हैं। जो स्थिति झारखंड में है उसमें मैंने कमीशन की ओर से हमने जो कानूनी रूप से जो प्रावधान थे उसका जो हमने 1 by 1 हमने सब करते गया। जैसे स्टार्टिंग फूड सिक्योरिटी अलाउंस प्रोवाइड करने का एक सिस्टमिक इश्यूज तो अलग है, पॉलिसी इश्यूज, लेकिन जो डायरेक्टली जो हम कमीशन में ग्रीवांस को रिड्यूसल के साथ देख रहे थे उसको लिंक करते हुए, तो जो स्थिति है उसमें विषय काफी गंभीर है। और गंभीरता इस हद तक है कि हम यही बता सकते हैं कि हमने कमीशन से दो बहुत हार्ड ऑर्डर्स पास किए थे फूड सिक्योरिटी अलाउंस पास करने के लिए, और ये 1 साल से ऊपर हो गया। उसका इन्होंने कंप्लायंस नहीं दिया तो फिर हमने उसको सेक्शन 33 में कन्वर्ट किया, और अभी जो स्थिति हमारी है कि उसके बाद भी न सुनने के कारण लास्ट नोटिस दे करके हमने इस पर फाइल डोजियर बना रहे हैं, इसको सीधे हाई कोर्ट में ले जाने के लिए। माने ये हमारी कमीशन की ओर से जो प्रयास कर रहे हैं। हमारा सिंपल सा कहना यही था कि जो फर्स्ट केसेस जो आए थे जहां पर नहीं मिले थे टीएचआर और बाकी हॉट कुक मिल, तो फर्स्ट स्टेप था हमारा कि पहले आपके पास बजट आया होगा, पैसा आया होगा, उसका फूड सिक्योरिटी अलाउंस पे कर दीजिए। बाकी पॉलिसी इशूज तो अपने एक जगह पर हैं, तो उसको भी कंप्लायंस करने के लिए अब तक नहीं हुआ है। तो इसलिए हमें खुद कमीशन को कोर्ट में जाना पड़ रहा है अभी, और प्रोबेबली विद इन ए मंथ, क्योंकि हमने डोजियर बनाने के लिए एडवोकेट से कंसल्ट करके और लास्ट नोटिस जो डायरेक्टरेट को है उनको भेज करके ये तैयारी के लिए हम लोग कर रहे हैं, जो कि कमीशन खुद मूव कर रहा है कोर्ट में इस केस को लेकर के जाने के लिए। जो सजेशंस आए हैं वो सजेशंस हमने भी काफी पहले से इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं, और बहुत दुखद है कि सरकार की मंशा, डिपार्टमेंट की मंशा कहाँ पर है ये स्पष्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि हम बार बार इसको बोल रहे हैं कि इसको रीइंबर्समेंट मॉडल से कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि वो जब तक हमें अपना अनुभव हो रहा है कि रीइंबर्समेंट मॉडल में इसका समाधान नहीं दिखने वाला है। सो हमने बहुत क्लियर कट एग्जाम्पल स्टडी करके भी एविडेंस बेस्ड की मिड डे मील में कम से कम जब हम एडवांस मॉडल में जाते हैं तो कितना भी हो बट 80-90% हम कह सकते हैं कि मिड डे मील का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत अच्छा है। और ये इसमें आंगनबाड़ी में भी 2 इशू, एक तो हॉट कुक मील का एक अलग मामला है, उसमें थोड़ा बेहतर है देन टीएचआर वाले मामले में। और टीएचआर वाले मामले में
बहुत बैक एंड फोर्थ हो रहा है, और जो रिसेंट गवर्नमेंट की ओर से डिसीजन जो हो रहा है वो लगता है कि हमें कहीं ना कहीं हम लोगों को, सभी को, हम लोग तो अपनी ओर से इसका कमीशन की ओर से करस्पॉन्डेंस कर ही रहे हैं, लिख ही रहे हैं चिट्ठी कि आप इसको कन्वर्ट मत कीजिए, ये सप्लाई मतलब पहले वाला जैसा इस सिस्टम में लेके आना चाह रहे हैं कि सबको रेडी टू ईट फूड देंगे, जो कि हम लोग कमीशन की ओर से भी इस पर विरोध है और इस पर विरोध प्रकट करते हुए इसका चिट्ठी लिखा गया है। तो और ये जो बीच में ट्रांजिशन जो शिफ्टिंग कर रहे थे, इसलिए इस बीच में THR भी बंद हो गया है, और अभी ऐसे केसेस मैंने काफी ज्यादा हमारे पास आए हैं जो सबको कंपाइल करके हमें इसको कोर्ट में अभी हमें जाने को मजबूर होना पड़ रहा है कमीशन। तो स्थिति ओवरऑल मतलब हम कहेंगे कि ICDS में ये दोनों चीजों को, THR को लेकर के और THR को लेकर के स्पेशली 3 साल से छोटे बच्चों के लिए और गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए, माताओं के लिए ये काफी लंबे समय से बाधित रहा है। अगर हम स्पष्ट कमेंट के रूप में बात करें तो हमने लास्ट ईयर एक डेथ हुआ था कसमार प्रखंड में, बोकारो में, जिसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा था कि ये इन सेवाओं के साथ भी, कि मतलब ये भी एक बड़ा कारण है कि ये नहीं चलने के कारण भूखल घासी के परिवार की डेथ है। और स्पष्ट हमने उसमें अपना कमेंट हमारा वेबसाइट में भी है कि अगर इमीडिएटली ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में इनके परिवार के बाकी सदस्यों की भी स्थिति काफी खराब होगी, और जो हुआ भी। तो मुझे लगता है कि जो अभी तत्कालिक जो सर्वे हुआ है और जो ऑडिट हुआ है, ऑडिट वाला अगर जो रिकॉर्ड अगर हमें मिल जाता है, मतलब जो रिपोर्ट और रिपोर्ट के साथ जो एविडेंस उसको जमा हुए हैं जो भी, तो फिर ये हमें एक मजबूत पक्ष, मैंने हमारे लिए बहुत मजबूती प्रदान करेगा कि हम जो कोर्ट में केस को लेके जा रहे हैं ये सबको भी हम साथ में टालते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मुझे तो लगता है कि मैं अभी इतना ही बोल पाऊंगा। और कमीशन में हमारे चेयरमैन अप्रैल से बदल गए हैं, और जो नए चेयरमैन अभी हैं इंचार्ज में, तो काफ़ी पॉजिटिव हैं और प्रो हैं। और मतलब मुझे लगता है कि 2-3 दिन ही हुआ है, 2 तारीख को ही हमने एडवोकेट्स को बुलाया था और उनको डोजियर तैयार करने के लिए दिया है कि आप हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, हमको जहां भी जाना पड़े हम लोग जाएंगे इसके अगेंस्ट में। यही हमारी मतलब हम कमीशन की ओर से अभी आपको बता रहे हैं। है कि सभी बातें आ गई हैं। जो पिन पॉइंटेड ज्यूरी की जो अनुशंसा है वो ज्यूरी एक बार फिर से बैठेगी 1-2 दिन में, वो कहेगी। पर जो प्रमुख लोगों की बातें आई हैं उसके आधार पे एक कार्य योजना जैसी बनती दिखती है। और निश्चित तौर पे आंगनबाड़ी सेवाओं को नियमित करने, बहाल करने, और जो जितने दिनों का राशन नहीं मिला है उसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आहार भत्ता की जो का प्रावधान है उसको आगे ले जाने के बारे में जरूर हम लोगों को बात करनी चाहिए। मैं अब हमारे साथ फिया फाउंडेशन से जॉनसन टोपनो है, हमारे साथ भोजन के अधिकार अभियान पे काफी दिनों से जुड़े हैं, प्रवासी मजदूरों के सवाल पे काफी शुरुआती दिनों में उस पे काम करते रहे हैं, और इस पूरे हमारे सर्वेक्षण में एक महत्वपूर्ण सेक्रेटरियल सपोर्ट कर रहे थे। मैं जॉनसन जी से आग्रह करूंगा कि वो सभी को धन्यवाद दें। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरजीत जी। और जैसे तो जैसे हमारा बैनर कहता है कि बचपन को करती आबाद आंगनबाड़ी जिंदाबाद, और आज के ऑनरेबल जूरी मेंबर्स को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा राइट टू फूड कैंपेन की ओर से। और मुख्य था डॉक्टर वंदना प्रसाद जी, डॉक्टर सुनीता कत्यायन, डॉक्टर प्रशांता त्रिपाठी, जयदीप देवगढ़िया जी, बलराम जी, नेहा साइगल जी, दीपा सिन्हा जी, हलदर महतो जी, आप सभी को पूरे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफी सारे इनपुट्स आए हैं, हम लोगों ने बातें सुना है, गांव से लेकर के राज्य स्तर तक जो भी गैप्स हैं आंगनबाड़ी सेवाओं के प्रति, और मुझे लगता है कि कुछ रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को जाना चाहिए, और उसके लिए आप लोगों का समय आज के इस दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं गुरजीत जी, पूरी सोशल ऑडिट यूनिट की टीम ने जिन्होंने इसका पूरा सर्वे का काम की जिम्मेदारी
ली थी। गुरजीत और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। अशरफी जी जो राइट टू फूड कैंपेन के संयोजक हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने पूरी कोऑर्डिनेशन पूरे 1 महीने तक इन्होंने किया है। और हमारे साथ में जुड़े अन्य राइट टू फूड कैंपेन के सिविल सोसाइटी पार्टनर्स, एक्टिविस्ट, कम्युनिटीज जो इस सर्वे को किए हैं गांव स्तर तक में। शायद ये हम लोगों का जो फिजिकल पब्लिक हियरिंग होता है, ये डिफरेंट अनुभव है। काफी टेक्निकल इश्यूज भी रही हैं, जो सामने से बात करके जो इश्यूज को हम लोग हाईलाइट कर पाते हैं, शायद वो नहीं कर पाए होंगे, लेकिन ये हम सबों के लिए लर्निंग है। तो मैं टेक्निकल टीम जो इस पे इन्वॉल्व थे, मिथिलेश, दीपक और बाकी सारे साथी, सबों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और अन्य लीड ऑर्गेनाइजेशन लाइक प्रधान, फिया, हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में वेल्थ हंगर हेल्प ने सपोर्ट किया है, उनको भी धन्यवाद देते हैं। और हमें लगता है कि इस तरह का पब्लिक हियरिंग काफी अरसे के बाद में हम लोग किए हैं, वर्चुअल प्लेटफॉर्म में पहली बार। और हम लोग अन्य चीजों को लेकर के भी आने वाले दिनों पे हम लोग को करना चाहिए। जो वेलफेयर गैप्स है उसको हम लोग एड्रेस करने की बहुत जरूरत है। और मुझे उम्मीद है कि इससे जो भी रिफ्लेक्शन, आउटपुट्स, आउटकम्स जो निकले हैं, हम लोग जरूर इसको मिल करके हमारे जूरी मेंबर्स अगले मीटिंग में फाइनलाइज करेंगे। उसके बाद में जो जो क्रिटिकल गैप्स है उसको हम लोग गवर्नमेंट ऑफ झारखंड को रिप्रेजेंट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो गैप्स है उसको हम लोग एड्रेस कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जोहार, थैंक यू। जॉनसन दा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हम लोग कंक्लूड करते हैं। सोहिनी मैम जो दिल्ली से से काफी जुड़े थे, दूसरे देश से भी लोग जुड़े थे लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए। सोहिनी जी आपको भी थैंक यू सो मच।